बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं भाई। क्या सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब रिज़ाइन करने लगे हैं? रिज़ाइन कर दिया है या रिज़ाइन करने वाले हैं? बड़ी अहम स्टोरी है भाई, इस पे बात करनी है। मौलाना फजल रहमान साहब से नून लीग के बहुत अहम वफद की अहम मुलाकात हुई है। ये क्या चक्कर है? टाइमिंग भी अहम है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, इस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और चीफ जस्टिस के वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं, इस पे भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है और वो स्कैंडल इसी मौजूदा हुकूमत का है, और बताया ये जा रहा है कि उसमें कौमी ख़जाने को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, उन इलाकों में लग रहे हैं अल्लाह के करम से, आपके ताउन से, कि जहां पीने का पानी कोई नहीं, जहां लोग जोड़ों वाला पानी पीने पर मजबूर हैं, वज़ू भी उसी पानी से करते हैं, पीते भी वही हैं, नहाते भी उसी से हैं। उन इलाकों में आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना बड़ा सदका जारिया का काम कर रहे हैं। अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए कम से कम एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। ख़बर यह भी है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला महफूज किया है, और वो फ़ैसला उमर अयूब साहब से मुतल्लिक है। आपको याद है, उमर अयूब साहब जीत गए थे इलेक्शन में, 40,000 की लीड से जीते। फिर वो जो दूसरे नंबर पर थे बाबर नवाज साहब, उनका ताल्लुक था नून लीग से, वो चले गए थे इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती करवाई जाए। तो 40,000 की लीड वाला डर गया, वो भाग के चला गया हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे दे दिया। वो जब अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं, तो वो उन्होंने स्टे विकेट कर दिया। दोबारा केस किया इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने सुना दोनों को, और फिर वो फैसला कल महफूज हो गया। अगर फैसला ये आता है, अच्छा, बाबर नवाज साहब कहते हैं भाई मैं ये नहीं कहता कि दोबारा इलेक्शन करवाएं, मैं कहता हूं कि दोबारा गिनती करवाएं। अगर ये फैसला आता है कि गिनती दोबारा की जाए और गिनती में वो हार जाते हैं उमर अयूब साहब, तो फिर तो यही होगा ना कि फार्म 47 वाले खैबर पख्तूनख्वा में कोई और थे, पंजाब में अगर कोई और थे, सिंध में को तो खैबर पख्तूनख्वा में और थे। ये फार्म 47 पीछा करता रहेगा बहुत सारों का। खैर, अब आ जाए, आसिफ अली जरदारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है या करने लगे हैं? मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। कल हमने देखा एजाज सैयद साहब ने एक स्टोरी की कि आसिफ अली जरदारी साहब पे प्रेशर है कि आप इस्तीफ़ा दे दो। वो अपनी स्टोरी पे आज भी कायम है। कल हमने देखा कि पहले शाजिया मरी साहबा का एक बयान आया। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी किसी कीमत पर भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो तो ये हैं, वो हैं, जमहूरियत के पासदार हैं, पार्लियामेंट के, और उन्होंने तो डिक्टेटर्स का भी मुकाबला किया है, हर प्रेशर का मुकाबला किया है, ये वो इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रेशर तो है। फिर उसके बाद हमने देखा शेरी रहमान साहबा का भी बयान आया। उन्होंने भी सेम यही कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी कीमत पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फिर हमने ये देखा कि इसी तरह की वर्डिंग के साथ नदीम अफजल चांद साहब का बयान आया कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये बेबुनियाद बातें हैं। अच्छा, फिर हमने देखा इससे पहले भी और कल दोबारा बयान आया वज़ीर दाखिला साहब का, मोहसिन नकवी साहब का, कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, और साथ ये भी बताया कि आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल उनकी जगह सदर भी नहीं बन रहे। मतलब कहने का ये है कि कुछ तो है गड़बड़ के, जहाँ पर मैंने ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे कुछ ज़ाती मैंने मालूमात इकट्ठी की कि कोई मीटिंग हुई है बहुत बड़ी। कोई ये 2-3 घंटे मीटिंग जारी रही है। एक तो सदर साहब थे खुद, और उसके अलावा भी कोई और थे, ठीक है ना। अब मैं इसलिए नहीं बताता कि जिस बंदे ने मुझे बताया वो बंदा बड़ा रेलिवेंट और ऑथेंटिक बंदा है, और उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, और उसने मुझे तफसीलात बताने से फ़िलहाल रोका है। तो ज़ाहिर है हम सोर्स की कदर करते हैं, लेकिन ये है कि ये मीटिंग बड़ी अहम हुई है। अब उसके बाद मैं बताऊंगा। मैं इस वजह से मैंने जिक्र थोड़ा सा कर दिया है ताकि ये पता चले कि भाई मैंने कहा था। फिर कल को अगर इसकी तफसीलात की इजाज़त मिल गई तो फिर उसमें आपके साथ बताऊँगा। मौलाना साहब से कल एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है, राना सनाउल्लाह साहब थे,
अमीर मुकाम साहब थे। अच्छा, अमीर मुकाम साहब की अब भी यही कोशिश है कि उनके वो भाई हैं ना इबाद साहब, उनको वो वज़ीर आला बनाएं। ठीक, तो वो कहते हैं, अमीर मुकाम कहते हैं कि मेरे साथ पीटीआई के 30 लोग हैं। उनका दावा है, वो खुद कह रहे हैं, निजी महफिलों में भी कह रहे हैं कि पीटीआई के मेरे साथ 30 लोग हैं। अच्छा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में भी कहा कि वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली अपोजिशन का हक है। ये ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, अच्छा, कल ये मीटिंग हुई है, ज़ाहिर है इस मीटिंग के 2 3 4 पॉइंट थे और एजेंडा था। एक तो खैबर पख्तूनख्वा, अभी जो सेनेट की जो सीटें वहाँ पर हैं, वो उन सीटों से मुतल्लिक किस तरह से, अगर तो अपोजिशन में इतफाक़ हुआ तो फिर वो कहेंगे जनाब इतनी आप ले लें, इतनी आप ले लें। अगर गड़बड़ हुई तो फिर ये सीटें लूज़ करेंगे, क्योंकि गड़बड़ में तो फिर ना इतफाक़ी होती है ना, फिर वो फार्मूला नहीं बनेगा कि कौन किसको जनरल देनी है, किसको टेक्नोक्रेट्स की देनी है, किसको ख़वातीन की देनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो सारे मिल के उसको वोट देंगे इस तरीके से। लेकिन अगर मसला ख़राब हो गया तो फिर वो लूज़ कर देंगे और वो सीटें भी पीटीआई को चली जाएंगी। 11 सीटें इस वक्त कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन ने को समझदारी से काम लिया तो वो 5 सीटें ले सकते हैं 11 में से। ये बहुत बड़ी बात। वहाँ से 5 ली तो फिर इधर सेनेट का टोटल जो नॉमेनक्लेचर है वो तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर मेजॉरिटी पे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ज़ाहिर है 5 सीटें अपोजिशन के पास आ गई तो एक तो ये चीज़ डिस्कस हुई। फिर जब ये चीज़ डिस्कस हुई तो फिर आगे सेनेट की जो पोजीशन तब्दील होगी उसकी बुनियाद पे भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई कि को नया चेयरमैन, को डिप्टी चेयरमैन, को ये वो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ये भी। और खैबर पख्तूनख्वा का अमीर मुकाम का इस मीटिंग में मौजूद होना ये बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में भी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तब्दीली अगर डिस्कस हो रही है, जो कि अब लगता है डिस्कस हो रही है, पहले भी, तो फिर इसका मतलब है कि वड्डे घर ने भी गो अहेड दिया हुआ है, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। क्योंकि जब तक वड्डा घर किसी चीज़ के बारे में ग्रीन सिग्नल ना दे तब तक तो हुकूमत एक कदम भी नहीं ले सकती ना। तो अगर अमीर मुकाम कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वड्डे घर से उन्होंने इजाज़त ली है कि जी ठीक है आप कर लें, अगर इस तरह से होता है तो फिर कर लें, ठीक है ना। अगर ना होता तो फिर इस तरह से सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको बताया कि यार ये चीफ जस्टिस के वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं। ये कौन से चीफ जस्टिस है? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आलमी फौजदारी अदालत है, उसने अफ़गानिस्तान में 2 लोगों के, अफ़गान रहनुमाओं के 2 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये कौन है? एक मुल्ला अखुंदज़ादा हैं, हैबतुल्ला अखुंदज़ादा, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, और एक उनके चीफ जस्टिस हैं मुल्ला अब्दुल हकीम हक्कानी, उनके। और ये 2 लोग हैं और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी की। क्यों? उन्होंने कहा ये ख़वातीन के हुकूक का एहतराम नहीं करते, उनको तालीम नहीं दिलवाते, उनको उनके बाकी बहुत सारे हुकूक का ख्याल नहीं करते। ठीक, अच्छा, कुछ अर्सा पहले आपको याद है कि इसी अदालत ने, फौजदारी अदालत ने, नेतन्याहू के और इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद भी 2 दफ़ा नेतन्याहू अमेरिका से हो आया है। उसे वहाँ गिरफ्तार करना तो छोड़ दीजिए, सेनेट में उसको, कांग्रेस में, सेनेट में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उसके एहतराम में लोग खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाईं। वहाँ पर भी अब बर्नी सैंडर ने, उनके सेनेटर ने कहा है, कल भी उनका एक बयान आया हुआ था उनका, और वो कह रहे थे कि एक जंगी मुजरिम को व्हाइट हाउस ने प्रोटोकॉल दिया है। वो मुजरिम जिसको आलमी अदालत ने, जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं, उसको प्रोटोकॉल दिया है। तो भाई फिर हर जगह पे अगर ये तालिबान के वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं और वो वहाँ पर इस तरह, मैं कभी भी नहीं कह रहा, ना मैं किसी का तर्जुमान हूँ और ना मैं, आपको पता है कि तालिबान की मैं कोई साइड लूँगा, मैं तो सिर्फ मैं, और ना ही ये कि वो मैं उनके कोई इस किस्म के एक्शंस का कायल हूँ कि वो ख़वातीन को तालीम ना हासिल करने दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं और वहाँ पर वो कोई बाहर कहते हैं कि ये आएंगे तो हम इनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए कि नेतन्याहू जब अमेरिका गया है तो बाकी नाम नेहाद महजब दुनिया भी कहे कि जब ये कातिल अमेरिका गया तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसके इंटरनेशनल कोर्ट ने
गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे ना। और अमेरिका जैसा मुल्क जो खुद अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी है और बड़ा फन खान बनता है, उसने नेतन्याहू को वो जफ्फियाँ और पप्पियाँ डाली जो उनको वो 3 दफ़ा हो आया है और उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो ये दुनिया की जो मुनाफ़क़त है, मैं ये बताना चाहता था भाई। एक स्कैंडल आया है यार, ये कांप के बंदा रह जाता है। ये स्कैंडल, ये असल में मामला, ये कार्रवाई डाली गई 2023-24 में। उस वक़्त भी यही हुकूमत थी, ठीक हो गया ना। और ये हुकूमत ये चीनी को गंदम को बाहर से इन्होंने मंगवाया। कह रहे हैं कि उस साल जब ये गंदम मंगवाई गई, अब ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई है ना, वो रिपोर्ट अभी तक हुकूमत ने तो नहीं शाये की, लेकिन वो अंसार अब्बासी साहब के कहीं से हथे लगी है, तो वो बड़ी अहम रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि इससे 300 अरब का नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने को। जब ये गंदम बाहर से मंगवाई गई, उस वक़्त गंदम मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में मौजूद थी और उस साल गंदम की बम्पर क्रॉप हुई थी, बहुत बड़ी फसल हुई थी, ठीक है, वाफिर मिक़दार में मौजूद थी और किसानों से नहीं ख़रीदी गई, गंदम बाहर से मंगवाई गई। अच्छा, फिर हुकूमत ने या कैबिनेट ने या जो कंसर्न इदारे हैं, उन्होंने 24 लाख टन मैट्रिक टन गंदम मंगवाने की इजाज़त दी और अगलों ने 35 लाख टन मंगवा ली, यानी 11 लाख टन उससे भी ऊपर, ठीक हो गया ना, मंगवा ली। 300 अरब का नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने को। यहाँ गंदम ख़रीदी नहीं है। 2023-24 में 25% कम खरीदी, 2024-25 में तो बिल्कुल 40%, और पंजाब ने तो एक दाना नहीं ख़रीदा। और फिर मज़े की बात यह है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अपने किसानों से ख़रीदी नहीं और बाहर से, और वो फिर गंदम जिस तरीके से वो फिर आपको वाफिर मिक़दार में, फिर वो गंदम का रेट नीचे आ गया, किसान मरने लगा 5,000 से 3,000, तो फिर उसके बाद फ़ी मन 2,200। तो ये बड़ा एक स्कैंडल, अब ये स्कैंडल आया है और अब ये इस स्कैंडल ने इससे कांप के रह गए हैं लोग कि ये इस तरह का ये स्कैंडल आया है और ये वीट का स्कैंडल आया। अब इसी तरह से यार मैं देख रहा था कि चीनी अब बाहर से 5 लाख टन चीनी बाहर से मंगवाई जा रही है। क्यों? अभी तो हमने सुना कि आपने 7.5 लाख टन चीनी बाहर भेजी है, और अगर वो 7.5 लाख भेजी है तो वो बाहर से, तो फिर इसका मतलब अगर आपने 7.5 लाख भेजी है चीनी, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 7.5 लाख बाहर गई है तो उसके बाद आप 5 लाख मंगवा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? ये क्या मामला है? यानी आपकी समझ में आता है कि एक ही साल के अंदर आप 7.5 लाख टन बाहर भेज दें और फिर उसी साल थोड़े महीने के बाद 5 लाख टन दोबारा मंगवा लें। मैं हैरान हूँ। मैं बड़े आसान तरीन अल्फाज में समझाने का आदी हूँ यार। मैं देख रहा था, मैं ज़रा आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना, कि ये अभी जो मखसूस नशिस्तें नहीं आई इन मखसूस नशिस्तों के बारे में ये कहा गया कि पहले वो आई थी ना, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया था। पहले एक फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन से भी और पेशावर हाई कोर्ट से भी, और इनने मखसूस नशिस्तें बांट दी थीं, असम्बलियों में आ गए थे, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, तनख्वाहें भी लेना शुरू कर दी थीं। फिर उसके बाद फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो मुअत्तल हो गई, अब दोबारा बहाल हो गई। तो वो जो बीच वाला पीरियड नहीं था, कहते हैं उस सारे पीरियड की तनख्वाह लेंगे, और ये मखसूस नशिस्तों वालों को उस सारे पीरियड की तनख्वाह लेंगे। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं ये पढ़ रहा था, देख रहा था कि ये जो वफाकी सेक्रेटरी, वफाकी मुलाजमीन, अफसरान वगैरह ये जाते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है, ये उसके इजाफी पैसे लेते हैं। 2024 में इसी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था, और फैसला ये था कि ये जो अफसरान जाते हैं ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और ये इजाफी लेते हैं, ये 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे सालाना। अब वो फ़ैसला हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। हुकूमत कहती है जितने मर्जी ले लो। अब ये ज़रा थोड़ा सा आप रुकिएगा, मैं आपके साथ ना ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना। ये आप इस हवाले से, मैं देख रहा था कि कल एक ख़बर आई
کہ جیکب آباد میں 1304 ملازمین کی بیگمات نے کو 17 کروڑ کے لگ بھگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے وہ فنڈز کھا لیے۔ یہ صرف ایک ضلع کی بات ہو رہی ہے۔ 1304 سرکاری ملازمین کی بیگمات نے، انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہوگا اور وہ مستحقین کی امداد کھا گئیں۔ یہ صرف ایک ضلع کی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، پھر کل میں ساتھ یہ بھی خبر پڑھ رہا تھا کہ بھائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے بلایا زرعی ترقیاتی بینک کے افسران کو، ملازمین کو، اور انہوں نے بتایا کہ 11 ارب 48 کروڑ روپے کی فائلیں غائب ہیں۔ قرضہ لیتے ہیں نا لوگ نا زرعی ترقیاتی بینک سے زمینوں کے نام پر وغیرہ وغیرہ، زرعی ترقیاتی بینک بھی تو قرضہ دیتا ہے نا، تو 11 ارب اور 48 کروڑ روپے کی فائلیں غائب ہیں۔ 22,000 فائلوں میں سے 11,000 غائب ہیں، اور کچھ فائلیں تقریباً 700-800 فائلیں تو اس وقت کی جل گئی کہ جب بے نظیر بھٹو شہید کے شہادت کے بعد وہ ہنگامے نہیں ہو گئے تو لوگوں نے ادھر خیر سے وہ کیا کہ وہ ریکارڈ جل گیا۔ بھائی وہ ریکارڈ اس طریقے سے 11,000 فائلیں غائب ہیں، اور یہاں پر 11 ارب 48 کروڑ روپے کا۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ یار اگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک ایسا ملک جہاں پر آپ آئے ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم تو آئے ہیں، خان صاحب نے تباہ برباد کر دیا تھا، ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کو بچانے کے لیے، جہاں آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی میں ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت اہم خبر شیئر کرنی ہے، اور یہ کل کی خبر ہے۔ اور اس کے بعد مطلب یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب تنخواہ نہیں لیتے، مریم نواز صاحبہ تنخواہ نہیں لیتی، فلاں تنخواہ نہیں لیتا، یہ نہیں ہوتا، ہم یہ آسٹیرٹی میئرز کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، شہباز شریف نے یہ کیا ہے، ساری چیزیں ٹھیک، لیکن جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون؟ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، یہ کل کی خبر ہے، آپ یقین کیجئے میرے آنسو گر پڑے یہ خبر سن کے، یہ خبر دیکھ کے۔ گجرانوالہ میں ایک شخص تھا محمد انور اس کا نام، ٹھیک، اس کا بل آ گیا 30,000 روپے، صرف 30,000 روپے، وہ بل نہیں ادا کرتا تھا، آ کے گیپکو والوں نے یعنی وابڈا والوں نے اس کی بجلی کاٹ دی۔ جب بجلی کاٹی، غریب بندہ تھا، اس نے کو کنڈے شنڈے لگائے، جب کنڈے لگائے تو ایس ڈی او نے کمپلینٹ کی پولیس کو کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا۔ بیٹا گیا ضمانت کروانے تو اس کو کہا گیا کہ 30,000 برابر کرو نا، اس کا بیٹا تھا غالباً فراز نام تھا، انہوں نے کہا کہ 30,000 برابر کرو اور والد کی ضمانت کروا لو۔ اس بیچارے کے پاس 30,000 برابر نہیں ہوئے، اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی۔ اب غریب کا یہ حال ہے، باپ جیل میں ہے، بیٹا خودکشی کر کے اس کی لاش پڑی ہے، 30,000 کے لیے یہ غریب ہے، یہ غریب کا یہ حال ہے۔ آپ دوسری طرف تو دیکھیں، اللے تللے تو دیکھیں۔ تو بھائی میرے، جب میں خان صاحب پہ تنقید کرتا تھا تو یہاں بھی کروں گا، کیونکہ ایک صحافی کو عوام کی آواز ہونی چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بددیانتی کرتا ہے، وہ اپنے پیشے کے ساتھ کرپشن کرتا ہے۔ یہ حکومت پہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یہ تنقید برائے اصلاح ہے، کہ جب آپ کہیں گے کہ ہم نے سیاست قربان کی ریاست بچانے کے لیے، اور پھر آپ اس کے بعد اس طرح کا اودھم مچائیں گے تو پھر آپ پہ کوئی تنقید بھی نہ کرے۔